नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ग्वालियर पत्रकार के खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड दिवस पर। आज उत्तराखंड दिवस भी है। उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है वेद विलास उनियाल जी। वेद विलास उनियाल जी को 3 दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है और जिस टाइम उत्तराखंड अपने लिए लड़ाई लड़ रहा था, उत्तराखंड अलग होने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तब से वेद विलास जी पत्रकारिता में ही है। इन्होंने जनसत्ता में कई अपने लेख लिखे। उत्तराखंड को लड़ते हुए इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से इन्होंने लेख लिखे। तो सबसे पहले हम वेद विलास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछते हैं कि उत्तराखंड को 21 साल हो गए हैं, कहाँ पहुंचा है उत्तराखंड 21 साल में? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड की शुभकामनाएं सब। उत्तराखंड एक 21 वर्ष की अवधि न तो बहुत छोटी है न बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी ज़रूर है कि हम उसकी समीक्षा कर सकें, उसके बारे में सोच सकें कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। एकदम नकारात्मक तो नहीं कहूँगा मैं कि राज्य बनने का कोई फायदा ही नहीं हुआ या राज्य बना तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बेकार था वो आंदोलन, ऐसा तो नहीं कह सकते। बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के मन में अभी भी कुछ कसक है और कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनका लोग समाधान चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत राज्य बन सकता है, बहुत संभावनाओं के साथ ये राज्य है और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ के जो सारा जो एक उत्तराखंड सामने आता है वो इतना भर नहीं जितना भर हुआ है। बहुत कुछ और भी हो सकता है और इस तरफ हमें अगर ध्यान दे सके तो एक वाकई बहुत सुंदर राज्य के रूप में सामने आ सकता है। पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ मैं राज्य बनने में, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दिक्कतें हैं और बहुत सारे ऐसे पक्ष भी आए हैं जो पहले राज्य बनने से पहले नहीं थे। वो नकारात्मक पक्ष आए हैं और कुछ सकारात्मक आए। तो हमारी अहम चुनौती क्या होनी चाहिए उत्तराखंड को लेकर, क्या मानते हो आप इसे? देखिए, अहम चुनौती तो यह है कि जब उत्तराखंड को आंदोलन किया गया था तो उस समय ये बात सबसे ज़्यादा कही गई थी कि एक उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा जो मूल धारणा थी। उस समय मैदान नहीं सोचा जाता था कि उसमें तराई क्षेत्र या मैदान के क्षेत्र किस तरह से शामिल होंगे। विशुद्ध ये कहा जाता था कि एक उत्तर प्रदेश का एक पर्वतीय इलाका ऐसा है जो कई तरह से उपेक्षा सह रहा है। कई दिक्कतें हैं पहाड़ों के जीवन में, पहाड़ों के परिस्थितियों में, वहाँ के जो नारी हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, बहुत कष्ट सहते हैं। तो ऐसा एक प्रदेश बनाया जाए जो वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार विकास हो। वहाँ लखनऊ बहुत दूर हो गया था, लखनऊ से पिथौरागढ़ या चमोली यहाँ नज़र नहीं जाती थी। मुझे याद है अभी भी कि जब कोई राज्य मंत्री भी आता था लखनऊ से तो पूरे शहर में चूना डाला जाता था उनके स्वागत में और सारा विभाग, आइडियल हो, जल निर्माण विभाग हो, सारे विभाग, पीडब्ल्यूडी, सब विभाग जो होते थे वो मंत्री जी के पूरे दिन स्वागत में रहते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना होती थी कि कोई उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री आया है। हमने वो अपनी आंखों से दौर देखा है। एक बहुत दूर छिटका हुआ सा एक प्रदेश लगता था। तो वो वाली चीज़ हमारे उसमें थी कि भाई एक ऐसा उत्तर प्रदेश हमें बनाना है। तो वही चुनौती मैं आपसे कहूँगा कि आज भी है। लखनऊ के बाद देहरादून राजधानी तो बनी, लेकिन बहुत ज़्यादा पहाड़ की वो चुनौतियाँ दूर नहीं हुई। दूसरी बात ये थी कि प्राकृतिक आपदा, ये सही पता नहीं क्या दुर्योग है कि हाल के 2 दशक में, 3 दशक में कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से इस वक्त बचाना है। और एक पलायन केवल इतना भर नहीं कि विकास में सहायक हो, कि पलायन रुके और विकास हो। पलायन एक सीमांत राज्य के नाते, एक दूर दराज, एक बहुत ही संवेदनशील राज्य के नाते यहाँ पर लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। विकास है, रोजगार। उत्तराखंड में आपको 3 दशक हो गए, मतलब कि पत्रकारिता के भी 3 दशक हो गए, आप लगभग 30 साल से पत्रकारिता में हैं। तो उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हुए हैं और जब भी अक्सर राजधानी का सवाल उठता है, गैरसैंण को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? आखिर क्यों गैरसैंण नहीं जाना चाहते नेता? देखिए, उत्तराखंड के लिए जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, पेशावर कांड के नायक, वो कहते थे कि अगर कभी कोई पर्वतीय प्रदेश बनेगा
भविष्य में, तो उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। गैरसैंण एक भावुक मुद्दा ही नहीं है, गैरसैंण एक जरूरत है। वजह ये थी, मैं ये उस पक्ष में नहीं आता हूँ कि ये राजधानी होगी तो देश की सबसे बड़ी खूबसूरत राजधानी होगी, वो एक अलग पक्ष है। या गैरसैंण हमारी जिन्होंने हमको राज्य दिलाया उन शहीदों की भावनाओं का सम्मान है, नहीं। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि गैरसैंण विकास का केंद्र बन सकता है। हमारे उत्तराखंड का विकास गांव से शहरों की ओर होना चाहिए था, लेकिन हमारा विकास का जो चक्र चलाया गया, विकास को जो सोचा, जो थीम बनी राज्य बनने के बाद, वो शहर से गांव की तरफ जाने को बनी। उसका नतीजा ये रहा कि गांव से ऊपर लोग गए, शहरों से ऊपर लोग गए नहीं, और जो हमारी थीम थी वो वहीं रह गई। गैरसैंण कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के मध्य में है, और वाकई गैरसैंण इसलिए जरूरत है। आप सोचिए, अगर गैरसैंण में राजधानी बनती है तो केवल वो राजधानी बन के नहीं रहेगी। गैरसैंण में अगर राजधानी बनती है तो वहाँ बड़ा मेडिकल कॉलेज बनेगा, वहाँ शिक्षा का केंद्र होगा, आवागमन होगा। अब जिस तरह से रेल की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही, तो गैरसैंण का विकास चारों तरफ फैलेगा। उस विकास से रोजगार आएगा, उस विकास से पलायन रुकेगा, उस विकास से कई गैरसैंण के बहुत सारे, हमें केवल एक चीज से हम बच रहे हैं कि हम कैसे चढ़ें, कैसे जाएं। ये वाली सोच हमको देहरादून में केंद्रित रख रही है। जबकि हमारे यहाँ दो अच्छी चीजें हो सकती थी कि हमारे पास गैरसैंण राजधानी होती है और देहरादून जैसा विकसित शहर होता, या देहरादून जैसा शहर होता। लेकिन पूरा हमने तंत्र क्या कर दिया कि नहीं, देहरादून से ऊपर नहीं जाना है। गैरसैंण की हर भावना को दबाया जाता है। अभी भी वहां पर देखिए, आप कुछ विधायक कह रहे हैं कि गैरसैंण में सत्र कैसे हो। मुझे ताजुब है, यही विधायक अगर इनको साइबेरिया घूमने को भेज दिया जाए, नॉर्वे घूमने को भेज दिया जाए, ठंडे प्रदेशों में स्वीडन घूमने को भेज दी जाए, तो इन्हें कोई न सर्दी लगेगी। मैं कह रहा हूँ कि जब भी गैरसैंण को लेकर सवाल उठता है तो कुछ ना कुछ मतलब अनकनी सी, आनाकानी सी लगी रहती है। जी, ये जबरदस्ती किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि गैरसैंण के हर प्रश्न को उलझा दो, और गैरसैंण हमेशा उसमें रहे, उलझन में चर्चा में ही रहे, चर्चा में ही रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। लेकिन होना चाहिए। जब तक गैरसैंण राजधानी नहीं बनती, इस प्रदेश की समस्याओं का समाधान हमेशा नहीं हो पाएगा। मतलब आप भी चाहते हो कि गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए? बिल्कुल, गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए। बहुत सुंदर राजधानी बनेगी। और आप देखिए, पहाड़ी प्रदेशों में, दुनिया में, केवल उत्तराखंड नहीं, दुनिया के कई देश हैं जहाँ पहाड़ों में राजधानियां हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में राजधानियां हैं। एक बार ये तो राज्य बनने के साथ ही हो जाना चाहिए था। इसलिए हम गैरसैंण को, वहाँ बहुत सुंदर इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है, वहाँ राजधानी बनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, केवल नेताओं की और नौकरशाह, ये दो लोग नहीं चाहते। मतलब कि उत्तराखंड को 21 साल हुए, 21 साल में ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की है उत्तराखंड ने अब तक? देखिए, उपलब्धि तो सबसे बड़ी तो इसे पहचान मिली है। सबसे बड़ी जो, अगर उसको भावनात्मक पक्ष लें तो पहचान मिली है। जब मैं बम्बई गया था 91 में, मेरी पत्रकारिता की शुरुआत थी जनसत्ता में, तो मुझे लोग कहते थे, वेदनाथ जी आप उत्तर प्रदेश के पहाड़ी वाले जो इलाके हैं वहाँ के हैं। तो हमारे पास एक कहने के लिए ये होता था, जी जहाँ बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ जोड़ते थे तो अनुमान लगाते थे लोग। आज ऐसा नहीं है। आज उत्तराखंड ने बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। दूसरी बात यह है कि हम लोक कला, संस्कृति और उस पर बहुत बातें करते थे, लेख आते थे, क्योंकि उत्तराखंड के जर्नलिस्ट बहुत हैं मीडिया क्षेत्र में। तो हर जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं से लेखों को लिखते थे, उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति, वहाँ के जीवन, वहाँ के परिवेश। लेकिन वो एक पूरे प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं आ रहा था, सामने नहीं आ रहा था। जब राज्य बना तो उस पर एक पहले छिटक कर आती थी, कभी कहीं लिख दिया, कभी किसी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया कि भाई हिमालय क्षेत्र बहुत सुंदर है उत्तर प्रदेश का। जब हमारा उत्तर प्रदेश बना तो उत्तराखंड बना, तो इसको एक पहचान मिली। दूसरी उपलब्धि क्या है कि कहीं ना कहीं देखिए, ठीक है, कुछ चीजें उस स्तर पे नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत सारे विकास के काम भी बड़े हैं। आखिर हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि रेल की बात होगी उत्तराखंड में। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई केदारनाथ में रोपवे की बात करेगा। हम लोग जाते थे, हमें लगता था कि पहाड़ों का मतलब चढ़ना, पहाड़ों का मतलब ऊंचाई को चढ़ना। हमें ये नहीं लगता था कि सुविधाएं होंगी। तो देखिए, और दूसरी बात, उत्तराखंड का जो बदला है परिवेश, उसे आप इस रूप में देख सकते हैं कि
इस साल 40 लाख लोग 4 धामों की यात्रा में है। केवल 4 धाम की बात कर रहे हैं, बड़ी बात है। बाकी और नहीं। हरिद्वार को आप हटा दीजिए या दूसरे तीर्थों का, उनकी संख्या नहीं बता रहा हूँ। ये जब पर्यटक आता है तो ये पर्यटक केवल आता भर नहीं है, ये अपने साथ विकास भी लाता है। बिल्कुल, ये अपने साथ बहुत सारी संभावनाओं को लाता है। एक पर्यटक जाता है, ठीक है, 40 ये लोग आए, 4 धाम में आए, लेकिन ये लोग हमारे उसका एक प्रचार भी करते हैं बाहर जाके। अब अपनी बातें कहते हैं, हम उत्तराखंड गए थे, बहुत सुंदर है, बहुत, तो हमारे पास टूरिस्ट भी आएगा, सैलानी जिसको कहते हैं। तो हमारा पर्यटन केवल धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन से नहीं है, लेकिन तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटक जो है वो सैलानियों को भी लाता है अपने साथ में, और सैलानी तीर्थाटन को लाते हैं। तो इस तरह से पर्यटन हमारी संभावना बना है। तीसरा जो है, लोगों में एक बहुत अच्छी जो मैंने फीलिंग देखी कि पहले पहाड़ के लोग बिजनेस और उद्यम इससे थोड़ा बचते थे, मतलब ये वो करने लगे हैं इस तरह अब करने लगे हैं। अब वो बिजनेस में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। हमें जी बिल्कुल, हमें पता है, हमें याद है कि बचपन में किसी गांव में चल जाओ तो वो इतनी नाशपाती, नारंगी और ये सब यूं दे देते थे, फूल है, ये है, मतलब उनको पता ही नहीं था बेचारे। सब लोग एक दूसरे से फीलिंग के तौर पे ये होता था, लेकिन उसे कैसे बिजनेस में लाया। अभी मैं देखता हूँ, अगर मैं पौड़ी से उत्तरकाशी जा रहा हूँ तो रास्ते में बच्चे नाशपाती बेचते हुए दिखते हैं, बच्चे नारंगी बेचते हुए दिखता है। वहां से लेकर, और हम आपको बताएंगे, इसमें हमारे उत्तराखंड में होटल और रेस्तरां, इसमें बहुत लोग पूरी दुनिया भर में हैं, कि कनाडा में है, कि न्यूजीलैंड में है, खाड़ी देशों में है। उन्होंने वापस आके इसको, अच्छी बात है कि अब बिजनेस में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो किन किन चुनौतियों का अभी तक सामना कर चुका है उत्तराखंड? जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर अब तक क्या चुनौतियां थी उनके जो अब सामना हो चुका है? हमारे पास जो चुनौतियां थी, हमें ये लगता है कि हमने सबसे पहले तो आत्मविश्वास एक हमने अपने अंदर पाया। पहले हमारे अंदर लोग जो थे अपने को बताने में हिचकते थे कि हम कहाँ से हैं, क्यों हैं। ये तो हमने अभी भी 10-20 साल पहले भी देखा, महसूस किया था कि लोग अपनी पहचान नहीं बताते थे। लेकिन हमने वो एक चुनौती दूसरे ढंग की थी। वो हमारी ऐसी चुनौती थी कि हम सब कुछ होते हुए भी, सेना में हमारे सबसे ज्यादा लोग, हर तरफ हमारे लोग, लेकिन हम अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, उत्तराखंड के लोग। अब हमने उस चीज को, उस दीवार को तोड़ा है। आज उत्तराखंड के लोग बड़े फख्र से कहते हैं हम उत्तराखंड के हैं। दूसरा, आप देखिए कि हम वही गीत संगीत में, फिल्म इंडस्ट्री में देखिए उत्तराखंड के लोग कितनी तेजी से आगे आए। पवन राज, अभी प्रसून जोशी ने गांधी जी से मुलाकात भी की थी, और फिल्म सिटी को लेकर चर्चा है जैसे। हाँ, वही तो, मतलब ये हमारे बढ़ते हुए उसका प्रतीक है ना। तो हमारी ये चुनौती थी। तीसरी जो एक चुनौती थी वो थी यातायात, परिवहन को लेकर। हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जाना नहीं चाहते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में हम खुद हिचकते थे। अगर हमें पौड़ी से श्रीनगर का सफर करना पड़े तो हमें मतलब अजीब सा लगता था, 29 किलोमीटर कैसे हम जाएंगे। हम सोचते थे पिथौरागढ़ कैसे जाएंगे, बस में क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे सुधार इस तरफ सुधार हुआ कि हमने वो यातायात जो है वो अच्छा हुआ। अभी भी तीसरा जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक जो शिक्षा था, शिक्षा का प्रसार, वो हमारे यहाँ ये था कि वैसी पढ़ाई तो होती थी जो कॉलेज की, स्कूल की, या, लेकिन उसको प्रोफेशनलिज्म जो था पढ़ाई का वो नहीं था। जी, अब तो देहरादून में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ लोग दूर दूर से लोग सिर्फ देहरादून ही पढ़ने आ रहे हैं। तो शिक्षा के स्तर में तो पहले के मुकाबले बहुत सुधार हुआ है। नहीं, देहरादून में तो लोग पहले भी आते थे पढ़ने, देहरादून, नैनीताल और मसूरी। लेकिन मैंने बताया ना कि पहले अपनी जो पढ़ाई होती थी, इंटर, कॉलेज, बीए, एमए, ये तो बच्चे कर लेते थे। लेकिन उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स के लिए, जिससे हमें नौकरी रोजगार मिलता है, इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए वो दिल्ली आते थे, बम्बई आते थे। एक और चुनौती जो आपने बताई वो ये थी कि रोजगार की चुनौती, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी दूर हुई है, अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कुछ हद तक रोजगार की दिशा में कदम बढ़े हैं, लेकिन बहुत कम। मतलब ये नहीं कहते कि उस चुनौती को हम पूरा कर पाए, लेकिन अब हमें पता हो गया कि रोजगार आएगा कहाँ से, उस दिशा में हमें काम करना। मतलब हम ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य अब अग्रसर दिशा की ओर है। बढ़िया, मतलब कि राज्य बनने की दिशा की अग्रसर है। नहीं, अग्रसर तो है, लेकिन कुछ
जैसे मैंने कहा ना, कुछ नकारात्मकता भी आई है और कुछ नकारात्मक, गलत चीजें, बिल्कुल, उनका मैं बिल्कुल। जरूर बताना चाहूंगा, वरना इस बातचीत का कोई हाँ, अर्थ नहीं बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। दो चीजें हैं, एक तो राजनेताओं के और आम लोगों के आपस के जो संबंध होते थे बिल्कुल। वो बिल्कुल दूर हो गए। एक आम लोगों से नेताओं का जुड़ाव अब पहले की तरह नहीं दिखता। पहले नेता होते थे, ठीक है, उनके बीच में एक संपर्क रहता था, आज वो संपर्क हमें नजर नहीं आता। जैसे नेताओं ने वो एक दूरी मेंटेन कर ली, वो उस तरह सहज भाव से नहीं रहते हैं जैसे नेताओं को। एक तो ये चीज है। दूसरा, अपनी मीडिया का सबसे गंदा पक्ष अगर देखना हो तो हमारे उत्तराखंड में आप आके देख सकते हैं। 2000 पत्रकार केवल देहरादून में हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुनिया के मतलब कि अगर सबसे देश गंदी मीडिया है तो उत्तराखंड में ही नहीं, मिलेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा ऐसा है, लेकिन मीडिया वही मैं आपको पूरे विस्तार से बताना चाहता हूँ इस पक्ष को, कि मीडिया का एक समय था कि उत्तराखंड में जो मीडिया में लोग काम करते थे वो वास्तव में मीडिया के उनके अंदर मीडिया का एक भाव होता था, और वो एक सोच होती थी उनके अंदर कि हम मीडिया में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज जो है मीडिया का बिल्कुल बिगड़ा हुआ रूप आपको उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी आप देहरादून में आ जाइए तो वहीं नजर आ जाएगा। 2000 पत्रकार हैं एक छोटे से देहरादून में। 2000 में वो क्या करते होंगे वो कभी नजर नहीं आता है। कुछ हैं, लेकिन वो क्या करते हैं। और उसके बाद मीडिया का मतलब, जिसको कहीं कोई रोजगार नहीं मिलता, वो उत्तराखंड आ जाता है कि यार वहां जाके पत्रकार बन जाएंगे। और मीडिया के लोगों ने आके वहां पे अरबपति लखपति इतना पैसा कमा लिया उन लोगों ने। निश्चित है कि वो मीडिया का काम नहीं करते रहे, वो एक तरह से गलत तरीके से उन्होंने मीडिया का यूज किया, और उसमें हमारे कुछ नेताओं ने ऐसे लोगों को पनाह दी है। और वो नेता इन लोगों से, क्योंकि वो मीडिया वाली सोच को लेकर नहीं आए थे। उनके अंदर एक जो उनके उसे वो गुण कहेंगे, हम अवगुण कहेंगे, वो थे, वो नेताओं को वो पसंद आए। वह नेता लोग जो है, जो वास्तव में पत्रकार है, उनसे उनका उतना टच नहीं है, लेकिन इन लोगों से उनका ज्यादा टच था। तो वो मीडिया की छवि, मतलब कि आप मानते हैं कि जहाँ पे मीडिया को लेकर थोड़ा बहुत मतलब कि नेताओं ने पनाह दे रहे हैं ऐसे पत्रकारों को। कुछ मतलब मैं ये नहीं कहूंगा सारे नेता हैं, लेकिन कुछ पत्रकारों को पनाह दे रहे हैं। वो पत्रकार थे ही नहीं, वो पत्रकार नहीं थे, मीडिया का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। वो मीडिया के रूप में उन्होंने उत्तराखंड को बहुत ऐसे लोग भी आए जिनको पंजाब में लोग आने नहीं देते हैं, हरियाणा में लोग घुसने नहीं देते हैं, उड़ीसा में आने उनका प्रतिबंध है आना, लेकिन वो हमारे यहाँ के सबसे बड़े पत्रकार बन गए। और उन्होंने वहां पर एक गलत तरीके से इन लोगों ने पूरे लाइजनिंग की, एक पूरा ग्रुप बनाया, और उसमें उनको कोई मतलब नहीं था कि चमोली की क्या दिक्कत है, उत्तरकाशी की क्या दिक्कत है, मुनस्यारी की क्या दिक्कत है, द्वाराहाट की क्या दिक्कत है, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। और बाद में ये लोग रॉबिन हुड भी बन गए। बाद में ये लोग, ये हुआ कि कभी जाके कार में गए, कंबल लेके चले गए, लोगों को बांट दिया, छोटे छोटे काम कर दिए, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह भी प्रस्तुत होने लगे। ऐसे एक दो नहीं है, अब मैं 2000 की संख्या बता रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि कितना उत्तराखंड को कैसे इन लोगों ने कैप्चर कर रखा होगा। और इन्होंने, जब हम लोग इनके बारे में बोलते हैं, उत्तराखंड के लोग या उत्तराखंड, तो इनके पास इतना सिस्टम है कि उसको अपने लोगों से उसको दबाने की कोशिश करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये उत्तराखंड का सबसे खराब पक्ष है। एक तो राजनेताओं की आम लोगों से दूरी, दूसरा मीडिया का एक चलन, और बाकी तो नॉर्मल चल जी। तो लोगों की अपनी भूमिका किस तरह से दिखती है इसमें, मतलब कि कैसा मानते हैं लोग, कैसे देखते हैं खुद की भूमिका क्या है? लोग उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड के लोग हैं, बहुत अब आज भी मैं मानता हूँ कि बहुत भावुक लोग होते हैं। उत्तराखंड को बहुत, उत्तराखंड की धरती से वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अपने देव स्थलों से, अपने धामों से, और खासकर भारतीय सेना के प्रति उनके मन में एक बहुत इमोशंस रहते हैं उत्तराखंड के लोगों में। और अपनी चीज़ों के प्रति, देखिए गंगा जमुना के प्रति आप देखिए, इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब ये केदारनाथ की आपदा आई थी जी, तो मैं वहाँ करीब 40 दिन वहाँ गया था केदारनाथ में, उस रिपोर्टिंग करने के लिए अपने अखबार के।
तो मैं देखता था बहुत इमोशंस लोगों में कि एक तरफ तो केदारनाथ पूरी मंदाकिनी घाटी तबाह हो रखी है, पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया और ये लगता था। लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ के लोग थे, मंदाकिनी घाटी के लोग, वो मंदाकिनी नदी को पर कहते थे नहीं नहीं, मंदाकिनी नदी का कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी अपनी नदी है, दोष तो हमारे अपने कर्मों का है या हमारे अपने तौर तरीकों का, उनका शैलियों का। मतलब मानना यह था कि जो हमने किया है उसके कारण ये सब हुआ, जी, प्राकृतिक नुकसान, जी। लेकिन नदी का उसमें हाँ, नदी कोई दोष नहीं है। वो उन्होंने नदी को मानवीयकरण दिया ना, हम्म। तो ये उनका भाव था। अमूमन क्या होता है कि जो आपको नुकसान पहुंचाता है आप उसको उसके प्रति वो रहते हैं, लेकिन अक्सर हाँ, ऐसे दिखते हैं कि नहीं तो ये चीज हाँ नहीं। जी, तो हमारे उत्तराखंड के लोगों का एक फीलिंग है बहुत, तो भावनात्मक रूप से है। तो उत्तराखंड में ये इमोशंस है और अपने राज्य के बारे में बहुत सोचते हैं, प्रगति के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और केवल अपने राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं उत्तराखंड के लोग। वो आप ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड के लोग जहाँ भी गए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी, चाहे वो बम्बई में गए हों, चाहे वो दिल्ली में आए हों। चंडीगढ़ आए हों, दिल्ली में तो बहुत सारे हैं। जी, लखनऊ में, जहाँ जहाँ गए, बाहर उत्तराखंड के लोग अपनी जहाँ भी जा रहे हैं कि अपनी छाप छोड़ के आए। न्यूजीलैंड में गए, अब देखिए वहाँ उन्होंने पहलू खेला इस समय कनाडा में और अमेरिका में। तो ये लोग जहाँ भी जाते हैं उत्तराखंड के लोग अमूमन ऐसा नहीं करते हैं कि कोई उत्तराखंड के लोगों से परेशान हो जाए, कोई ये कहे कि अरे यार वहाँ के पहाड़ी लोग आए थे, इन्होंने तो बहुत दिक्कत पैदा कर दी। नहीं, हल्ला किया, नहीं, ये सब चीजें कभी नहीं करते। किसी कंपनी में भी जाते हैं तो उस कंपनी का मालिक यही कहता है बाद में कि भला आदमी था, अगर वो छोड़ के रिटायर होके जा रहा है या छोड़ के, तो कोई ऐसे केसेस नहीं मिलते हैं। तो उत्तराखंड की एक पहचान है और यही हमारा जो जीवन है। तो राज्य के विकास के लिए आपको क्या लगता है कि फिलहाल किन क्षेत्रों पे अब ज्यादा जोर देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पर्यटन को नियोजित करना, पर्यटन किन किन इलाकों में ये सब मैं वही बता रहा हूँ, पर्यटन को हमको नियोजित करना है। पर्यटन बहुत खुशी की बात है कि 40 लाख लोग आ रहे हैं, 1 करोड़ भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन वो जो आएंगे उनको उनकी मेजबानी करना, उसको किस तरह से मेजबान बनना, उसके लिए हमको ध्यान देना। उसमें खान पान, हमारे होटल, हमारे रेस्तरां, हमारा सरकार, हमारा ट्रैफिक, हमारा जो भी हमारा जो हम सिस्टम उनको प्रोवाइड करते हैं, उस पर बहुत ध्यान देना होगा। वो बहुत जगह बिगड़ा भी है। हमारे भी मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि होटलों का स्तर हमारा भी बहुत अच्छा खान पान का नहीं है, उससे कोई नाराज हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई को सामने रखने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे रेस्तरां, जो जगह जगह दुकानें हैं, कई बार हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, यात्री है, इसको तो चले जाना है, कौन सा है दोबारा आ रहा है, ये नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया और इसका दौर है, एक एक चीज़ बहुत तेज़ी से पहुंचती है, तो हमें खान पान पे बहुत ध्यान देना उनके। दूसरा, ट्रैफिक। आज भी ऋषिकेश में और कई जगह में मैं देखता हूँ कि लोगों की शिकायतें रहती हैं टैक्सी वालों से, जी, टैक्सी वालों से पे, और उसमें शासन प्रशासन को बहुत ध्यान देना होगा। एक तो ये है। दूसरा, हमारे कृषि क्षेत्र जो है, बागवानी कृषि, इसको हमें उत्तराखंड के अनुकूल बनाना पड़ेगा। कैसे उसका विकास हो, हम लोग किस खेती को अपनाएं, किस तरह की चीज़ बागवानी को अपनाएं। आप देखिए पंतनगर विश्वविद्यालय हमारे पास है, लेकिन हम उसकी कोई मदद नहीं लेते हैं। बिल्कुल, पंतनगर विश्वविद्यालय जी, सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के हर परिवार में एक सैनिक है, जी, एक जवान है। जी जी जी, ठीक है। तो मतलब कि शहीदों को कैसे याद किया जाए, किस तरह से, मतलब कि वहाँ पे रोजगार की कमी है कि जो हर बंदा सेना में जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सब नहीं, ये बात सही थी कि उत्तराखंड में शुरू में तो लोग रोजगार के लिए सेना में आए, तो विश्व युद्ध से पहले भी, मतलब 1800 के उसमें मतलब विश्व युद्ध से पहले ही लोग सेना से जुड़ने लगे, तो विश्व युद्ध के बाद बहुत तेजी से गए। हमारे यहाँ के जो विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस वाले हमारे उत्तराखंड के थे, गबर सिंह थे, चंद्र सिंह थे, वो जो गबर सिंह जी थे। तो इन लोग जब सेना का वो बना, तो धीरे धीरे ये एक चलन में आया कि लोग सेना में शामिल हुए। उसके बाद 47 का जो कबीलाई युद्ध था, 62 का, 65 का, कोई भी, चाहे श्रीलंका का वो हो, कहीं भी हमारे उत्तराखंड के लोग सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका दिखाई, अपनी भूमिका। और चीन युद्ध में तो हमारे सैनिकों का ही बड़ा योगदान है। 500 से ज़्यादा शहीद हुए थे उस युद्ध में। जसवंत सिंह जी को लोग, पराक्रम को लोग याद करते हैं। अकेले
72 घंटे वो चीन की सेना से लड़े थे। और बताना जरूरी है कि अगर जसवंत सिंह जी वो युद्ध नहीं लड़े होते तो नेफा हमारे हाथ से निकल गया होता। ऐसे ही लद्दाख वाले क्षेत्र में कुमाऊं रेजिमेंट के लोग थे, सब लोगों ने किया। तो हमारे यहाँ सेना का एक भाव है। आप देखिए, हाँ, हमारे यहाँ से 2 सीडीएस, आप ये बताने की बात है कि एक ही जिले से और बहुत कम दूरी है दोनों के गाँव में 2 सीडीएस देश को मिलते हैं। थल सेना अध्यक्ष मिले हैं, ये मिले हैं। तो सेना का तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। और बचपन में की याद है मुझे, जब मैं पढ़ता था तो मैं देखता था कि हर पहाड़ी गाना सेना से जुड़ा हुआ है। तो उसकी वजह होती थी कि पहाड़ी गानों में, उन गानों में या तो जो सैनिक है वो अपने घर को याद कर रहा है, या जो घर के लोग हैं वो सैनिक को याद कर रहे हैं, जो बर्फीली लद्दाख में है, कश्मीर की घाटियों में है। और तो वो एक बड़ा सुंदर, मेरे को आज भी सारे गाने याद हैं वो। तो वो गीत इसलिए दिए जाते थे अपनी भावना को ढूंढने। तो सैनिकों का प्रदेश है सैन्य, और मुझे लगता है सैन्य धाम जो बना है वो बहुत अच्छा फैसला सरकार का है। सैन्य धाम बनना ही चाहिए था। वो सचमुच 5वां धाम है देश का, और उसमें मैं चाहूंगा कि पूरे देश आए देखे। हमारी विरासत है, बिल्कुल हमारी सैन्य परंपरा, हमारी विरासत है। मैं वही कह रहा हर हूं, घर से ये सेना सच को बात लेकर हर घर से एक सेना का व्यक्ति है वहाँ पर, सेना में है, जवान है। ऐसे गांव हैं उत्तराखंड में कि पूरा का पूरा गांव के युवा नहीं, पूरा का पूरा गांव, चमोली का एक गांव है, पूरा गांव के युवा शहीद हो गए थे चीन युद्ध में। तो ऐसे एक गांव की बात कही जाती है कि वहाँ 7 भाई थे, कहा जाता है वो 7 विश्व युद्ध में गए थे। तो इस तरह से वहाँ की कई कहानियां हैं युद्ध की। वहाँ तो मेरे को लग रहा है कि युद्ध को लेकर या जवानों को लेकर एक बार अलग से हमें एपिसोड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो चीज कोई नहीं दिखाता वो हम दिखाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि उत्तराखंड में जवानों का अलग महत्व है, हर परिवार से, हर घर से एक सेना में है, एक जवान है, तो बहुत बड़ी बात है। हम जब हमने मंच, जो सांस्कृतिक मंच होते हैं, उनको देखना शुरू किया था बचपन में, तो रामी बौराणी का एक नृत्य नाटिका होती थी जिसमें ये दिखाया जाता था कि कैसे एक सैनिक 12 वर्ष बाद कहीं से लौट कर आया, युद्ध में गया था और वो घर नहीं आया था, तो अचानक वो 12 साल बाद अपने घर लौटता है। तो उसको लेकर एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका कही गई थी। बिल्कुल, तो उससे पता लगता है कि वहां पर क्या संवेदनाएं लोगों के मन में है। तो आज हमने उत्तराखंड दिवस पे वेदविलास जी से बातचीत की। उत्तराखंड के बारे में इनका क्या मानना है, क्या सोचना है, गैर सैनिक को लेकर, जवानों को लेकर, पत्रकारों को लेकर, और हमने इनसे बात की। तो वेदविलास जी, कैसा लगा आज आपको? बढ़िया लगा। आपने देखिए, मैं मीडिया में हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मीडिया में आप रहते हुए, चाहे आप अखबार में हो, चाहे टीवी में हो, वहाँ एक सीमित वो होता है, बहुत सारे अपने ढंग के अनुशासन भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो संस्था के हिसाब से चलना पड़ता है, संस्था, समय, और जो कई हम मतलब हर चीज को ओपन नहीं कह सकते, वो सच्चाई होता है, चाहे आप कहीं भी हो, कहीं भी। और वो उतना वक्त भी नहीं होता है, उतना समय भी नहीं होता है, इतना स्पेस भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मुझे आज तक किसी भी संस्थान के मालिक ने ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कहना या ये नहीं लिखना, आज तक नहीं कहा। लेकिन स्पेस अपना एक क्राइटेरिया खुद ही लगता है कि हम कितना कह पाए, क्या कह पाए। लेकिन ये जो सोशल का नया दौर आया है, इसमें मुझे अच्छा लगता है। हाँ, कहीं अतिरेक ना हो जाए लोगों से, ये भी डर रहता है। लेकिन ये अच्छा लगता है कि लोग अपनी बातें अपने अपने ढंग से कहते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। उसमें मैंने मेरा मतलब ये नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो सब सही है या वही अंतिम प्रमाण। इसमें बहस भी हो सकती है, उसमें बातें भी हो सकती हैं, लेकिन बातों को कहना चाहिए और खुल के कहना चाहिए, उसमें चीज़ें आती हैं। हमारा तो यही है कि ये उत्तराखंड बहुत अच्छा हो, हमारे नेतृत्व बहुत अच्छा हो, हमारा जो लोग हमको कोई पार्टी या कोई वो नहीं, हमें जो भी राजनेता हैं हम उनको एक ही दृष्टि से देखते हैं, भाई वो अच्छा, सब अच्छा करें। अगर कोई सत्ता में है तो उसकी भी जिम्मेदारी है, कोई विपक्ष में है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको उजागर करने के लिए। हम जहाँ वो अच्छा करेंगे, नेता लोग या हमारे अधिकारी, समाज, सब लोग अच्छा करेंगे तो हमारी उनके प्रति एक अच्छी फीलिंग रहेगी। हम मायूस ना हो, लोग मायूस ना हो,
यही हमारी कामना है। तो आज ये हमारे साथ वेद विलास जी थे, जिनको पत्रकारिता का 30 साल का अनुभव है। तो ये उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम श्रीनगर, उत्तराखंड के श्रीनगर के ही अलकनंदा नदी के किनारे। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।